हेलो स्टूडेंट, कल हमने डिस्कस किए थे कि हाउ टू प्लॉट पोजीशन टाइम ग्राफ और उनके कैरेक्टरिस्टिक। कुछ केसेस आज हम दोबारा करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ के डिफरेंट केसेस विच डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की डिफरेंट कंडीशन या उसके नेचर ऑफ मोशन के बिहाफ पर हम कैसे पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ बताइए फॉर द बॉडी इन रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ऐसी बॉडी के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा। तो सपोज कीजिए, देखिए इसको हम ऐसे करते हैं, लेट डू इट। ये हमारा टाइम एंड दिस एक्सिस इज कंसिडर एज पोजीशन एंड दिस इज टू बी ओरिजिन। ओके, तो मान लीजिए ये कोई पर्सन है और ये कोई कार है या देख लीजिए इसको ऐसे, ये कोई पर्सन और ये कोई कार, और ये जो मिस्टर एक्स है इनसे पूछा जाता है इस कार के बारे में बताइए। तो ये कोई ट्री है, ये अब सही है। तो मिस्टर एक्स से पूछा जाता है भाई इस ट्री के बारे में बताइए, आप क्या कह सकते हैं। तो ये जो है ये अपनी घड़ी देखते हैं, घड़ी में है 9 o'clock और जब इनकी घड़ी में 9 बजे हैं तो इनके और इस पेड़ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर है। फिर 1 सेकंड बाद ये दोबारा घड़ी देखते हैं और उसके बावजूद भी पेड़ और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर। यानी जब 9 बजे थे, 9 यानी हमने टाइम को क्या ले लिया, 0। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 10, 5, 10, 15, 20। तो जब टाइम कितना था, 0, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी, 10। फिर ये 1 मिनट बाद फिर देखते हैं पेड़ को, तो अभी भी इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 10, यानी t इज इक्वल टू 1, 1 मिनट बाद। ठीक है, आप यहाँ पे मान लीजिए टाइम को मिनट में ले रहे हैं, सेकंड में, मान लीजिए सेकंड में ले लिया, तो 1 सेकंड बाद अभी भी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10। ओके, ये फिर 2 सेकंड बाद इन्होंने फिर 2 सेकंड बाद ऑब्जर्व किया, तो इनके और इनके पेड़ के बीच की डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर। फिर 3 सेकंड बाद ऑब्जर्व किया, तो अभी भी इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 3 मीटर, नो सॉरी 10 मीटर। तो अगर हम इन सभी कोऑर्डिनेट को मिलाएं, हर टाइम पे हमें जो कोऑर्डिनेट मिले, अगर मैं इन सभी कोऑर्डिनेट को मिलाता हूं ये, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ओके, तो ये जो मिस्टर एक्स हैं ये बोलेंगे ये पेड़ क्या है, मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। ओके, तो रेस्ट में कोई भी चीज कब होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन उसके रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो। तो यहां हम इस पेड़ को बता रहे हैं कि रेस्ट में है मोशन में, तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट कौन लिया हमने, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कहते हैं कि भाई हर बार इसकी मेरे से डिस्टेंस क्या है, 10 है। या हम ये कह सकते हैं कि पेड़ के रिस्पेक्ट में ये आदमी क्या है, रेस्ट में है, या इस आदमी के रिस्पेक्ट में पेड़ क्या है, रेस्ट में, कुछ भी कह सकते हैं। तो फॉर अ बॉडी इन रेस्ट, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके लिए जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो इसको थोड़ा सा हम फेयर कर लेते हैं।
ये तो हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके लिए अगर आपसे एग्जाम में पोजीशन टाइम ग्राफ पूछ ले, पोजीशन को हमने एक्स से लिया है, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आपको क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। ये है आपका ग्राफ, ठीक है। और ये ग्राफ क्या है? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो 1 मार्क्स में आपसे कई बार कंपटीशन में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसी बॉडी जो रेस्ट में है उसके लिए ग्राफ क्या होगा, तो आप बोलेंगे स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल होगा किसके? टाइम एक्सिस के। तो ये बात समझ में आ गई सभी को? ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। ये आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट, फॉर बॉडी मूविंग यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, एक बॉडी है वो चल रही है लेकिन उसका मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन आपको बताया था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखिए कैसा आएगा। दिस इज टाइम, दिस इज पोजीशन, ओरिजिन 0। मान लीजिए ये आप हैं और आप किसी गाड़ी को देखते हैं। अभी ये गाड़ी क्या है? रेस्ट पे। आप भी क्या हैं? रेस्ट पे। ओके, चलिए आपने अपनी घड़ी देखी और वो जो टाइम था उस टाइम को आपने क्या ले लिया? 0। ओके, और इसकी लोकेशन को भी आपने क्या मान लिया? 0, ठीक है। आपने अपनी घड़ी देखी और वो जो भी टाइम था 9 o'clock था, जो भी था उसको आपने 0 मान लिया। और ये गाड़ी जहां खड़ी हुई थी उस लोकेशन को भी आपने क्या मान लिया? 0। अब ये गाड़ी चलना शुरू करती है और 1 सेकंड बाद ये गाड़ी आ जाती है। ये मान लीजिए 1 सेकंड में गाड़ी 10 मीटर चलती है। पहले 0 पे थी और अब कितना चली? 10 मीटर। जब टाइम कितना हो गया? 1। ये x, यहां टाइम क्या था? 0, t = 1। फिर 1 सेकंड बाद ये फिर 1 सेकंड बाद देखता है। अब ये गाड़ी खिसक के आगे आ जाती है t = 2 पे। ये 10 मीटर और खिसक जाती है, यानी x = 20। देखिए यहां से फिर 1 सेकंड बाद और ऑब्जर्व किया जाता है। अब ये गाड़ी t = 3 पे 10 मीटर और खिसक गई, यानी x = 30। तो अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करें तो t जब टाइम 0 था तो लोकेशन भी 0 थी। जब टाइम कितना हो गया? 1, तो गाड़ी कितना खिसक गई? 10। जब टाइम कितना हुआ? 2 सेकंड, तो गाड़ी और 10 खिसक गई। टाइम कितना हुआ? 3, तो गाड़ी और 10 खिसक गई। यानी 1 सेकंड में गाड़ी 10 मीटर शिफ्ट होती जा रही है। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लूं तो जब टाइम 1 था तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? 10। जब टाइम 2 था तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 20। जब टाइम 3 था तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 30। तो अगर मैं इन सभी कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आई गॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा? स्लोप होगा। तो क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, ये हमने एक छोटी सी कहानी बनाई, उसके बिहाफ पे हमने ग्राफ बनाया। तो अब हम इसको फेयर कर लेते हैं। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको जो ग्राफ मिलेगा वो ये मिलेगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए
फॉर बॉडी मूविंग यूनिफॉर्म मोशन व्हाट इज द पोजीशन टाइम ग्राफ, तो दिस इज योर आंसर। ओके, और ये जो स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप टाइम चाहे कुछ भी हो, ये स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये एंगल क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए, फॉर बॉडी मूविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसमें देखिए, इसमें क्या बनेगा ग्राफ। हम अगर उसी कहानी को देखें, मान लीजिए ये आप है और ये गाड़ी है, गाड़ी की लोकेशन को क्या ले लिया, 0, और जब आप इस गाड़ी को देखते हैं तो टाइम भी क्या ले लिया, 0। टाइम पोजीशन, तो 1 सेकंड बाद मान लीजिए गाड़ी आफ्टर 1 मिनट ये गाड़ी शिफ्ट हो जाती है 10 मीटर। ओके, और अगले 1 सेकंड में यानी t = 2 पे ये केवल शिफ्ट होती है 5 मीटर। ठीक, तो x = कितना हो जाएगा, 15। अगले 1 सेकंड में ये गाड़ी शिफ्ट हो जाती है 20 मीटर, तो x = 35। ठीक है, तो 1 सेकंड में कभी 10 चलती है, कभी 5 चलती है, कभी 20 चलती है। तो अगर हम इस ग्राफ को बनाए तो जब t = 0 है तो x भी क्या है, 0। जब t = 1 हो गया यानी 1 सेकंड बाद वो कितना शिफ्ट हो गई, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो देखिए जब 1 सेकंड बीता तो वो किधर शिफ्ट हो गई, 10 पर, यानी यहां। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या गए, ये आ गए। t = 2 पे वो कहां शिफ्ट हो गई, 15 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट ही आ गया। और t = 3 पे वो कहां शिफ्ट हो गई, 35 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट ये आ गए। तो जब आप इन कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ये तो ये जो ग्राफ है ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं मिला है, अभी जैसे थोड़ा यूनिफॉर्म मोशन में था, ये कर्व शेप में आपको ग्राफ मिलेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म में जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है वो क्या होता है, कर्व शेप में होता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर अ बॉडी मूविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, तो आप बोलेंगे उसके लिए जो ग्राफ होगा वो होगा इन कर्व फॉर्म। ठीक है, और यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा ग्राफ, इन स्ट्रेट लाइन फॉर्म। तो ये थे पोजीशन टाइम ग्राफ, रेस्ट, body in rest, body in uniform motion and body in non-uniform motion. Okay, so now we move on next topic. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। ये आप में से बहुत से बच्चे जानते हो, छोटी क्लास में भी इसको आपने पढ़ा होगा। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है, अगर इसकी डेफिनेशन सिंपल सी पढ़ी जाए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी
जब किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तभी बॉडी के अंदर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आता है। वेलोसिटी है तो जरूरी नहीं एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी के चेंज होने से बॉडी के अंदर क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। इन दैट केस एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो ये बात समझ लीजिए, कोई भी बॉडी एक्सेलरेशन तभी पजेस करेगा अगर उसका वेलोसिटी चेंज होता है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ आ गई। अच्छा, एक केस और है, उसको भी आप समझ लीजिए। कई बार ऐसे एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कि क्या अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या उसका एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा? तो आप कहेंगे नहीं। एक कंडीशन ऐसी है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है लेकिन उसके बावजूद भी एक्सेलरेशन होता है, और वो कौन सी कंडीशन है, वो है सर्कुलर मोशन। इसको आप ध्यान रखिए कि अब आप कहेंगे उसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी में दो रीजन की वजह से आता है। आप समझ लीजिए, देयर आर टू कॉज व्हिच प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन। नंबर वन, या तो वेलोसिटी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, या बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाए। इसको नोट कर लीजिए इस बात को। रीजन कॉज ऑफ एक्सेलरेशन इन बॉडी। किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन दो वजह से होता है। नंबर वन, या तो वेलोसिटी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। नंबर दो, डायरेक्शन चेंज हो जाए। अगर कोई सी बॉडी में एक या इन दोनों में, या ये दोनों कंडीशन होती है, तभी उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन। आप किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज कर दो, उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा। आप किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर दो, तब भी उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा। और आप किसी बॉडी की वेलोसिटी भी चेंज कर दो, डायरेक्शन भी चेंज कर दो, तब भी एक्सेलरेशन आ जाएगा। हाँ, अगर ना तो वेलोसिटी चेंज हो और ना ही डायरेक्शन चेंज हो, तब बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो हम जब आपको बात कर रहे थे केस की, कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है लेकिन उसमें एक्सेलरेशन हो गया, तो बताइए क्यों? तो आप कहेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्यों? क्योंकि मान लीजिए बॉडी अभी यहां है, तो अगले वक्त कहां हो जाएगी, यहां, ऐसे यहां, यहां, ये लगातार बॉडी की लोकेशन क्या हो रही है, चेंज। तो अभी इसकी डायरेक्शन ये है, अभी डायरेक्शन ये, लगातार डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसलिए अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी भले चेंज ना हो, बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, चेंज, इसलिए उसके अंदर क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। नाउ कम टू द आवर मेन टॉपिक, व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हम ये लिखेंगे v ओवर t, लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है, डेल v ओवर डेल t, ज्यादा अच्छा ये है। चेंज इन वेलोसिटी, ये सिंबल किसका होता है, चेंज का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, इसकी यूनिट क्या रहेगी, इसकी यूनिट बन जाएगी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम की सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, इसका नेचर रहने वाला है वेक्टर। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी अपनी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये तो खैर सिंपल सी बातें थी जो ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसका ग्राफ। एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेट्स सी, जिस बच्चे को अपना ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है वो बस ग्राफ को थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर मोस्टली जो है वो ग्राफिकल चैप्टर है, इसमें ग्राफ की काफी इंपॉर्टेंस रहती है।
ठीक है, अलग अलग प्रॉफिट, अलग अलग क्वांटिटीज की अलग अलग ग्राफ। तो लेट्स सी, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या होने वाला है, हमारा है नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी तक आपने पढ़ा था पोजीशन टाइम ग्राफ, अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो देखा है वो फटाफट जवाब देंगे आज, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, x इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड वाली कंडीशन या x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड वाली कंडीशन। जब x इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड होता है, याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था, मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा है x इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड, तो y और z में जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x कैसे रिप्रेजेंट होगा, याद आ गया, x रिप्रेजेंट होगा स्लोप से, ग्राफ के स्लोप से। और अगर हम x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड वाली कंडीशन लेते हैं और y और z में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो x कैसे रिप्रेजेंट होगा, वो होगा इन दोनों के ग्राफ के एरिया से। तो डिवाइड के केस में स्लोप से रिप्रेजेंट होता है x, और मल्टीप्लाई के केस में x किससे रिप्रेजेंट होगा, एरिया से। तो अब आप बताएंगे कि क्या होने वाला है यहाँ पे, चलिए। तो हमारा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये हमने ये टाइम ले लिया और ये हमने ले लिया वेलोसिटी। तो अब, और ये हमने मान लीजिए इनके बीच में ग्राफ आया ये। तो सबसे पहले तो ये बताइए वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या फॉर्मूला पढ़ा, जरा देखिए, वी हैव, देखिए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए क्या फॉर्मूला पढ़ा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, x इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड, वही वाली फॉर्म दिखाई दे रही। तो बताइए जब हम वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक्सेलरेशन किस चीज से रिप्रेजेंट होगा, समझ गए आप कहेंगे सर स्लोप से। तो यानी ये जो स्लोप है ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को, समझ में बात आ गई। जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, ओके। और वो एक्सेलरेशन कहां से मिलेगा, हमें स्लोप से। तो जिन बच्चों को अपना पिछले वीडियो से बेसिक कांसेप्ट क्लियर हो गया तो उनको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या ये बात समझ में आ गई, ओके। अब अगर आप ये कहेंगे कि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप तो किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। अगर कोई हमसे पूछे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम में हमने ग्राफ ड्रॉ करा और हम, ये आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कि वेलोसिटी और टाइम में आपने ग्राफ ड्रॉ किया और उस ग्राफ का जो एरिया है, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, बताइए। वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को। एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो एरिया के लिए बताइए वेलोसिटी और टाइम की मल्टीप्लाई किसके बराबर होगी, वेलोसिटी और टाइम की मल्टीप्लाई किसके बराबर होगी, बताइए। याद आ रहा है वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। तो समझ लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट को। तो आपके सिलेबस में 2 ही ग्राफ हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बोथ आर क्वाइट इजी, बस आप इनको थोड़ा सा शांति से कूल माइंड से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है और एरिया को। बाकी तो न्यूमेरिकल इजी है, देखिए न्यूमेरिकल टफ नहीं है, बशर्ते आपको 2-3 छोटी-छोटी बातें क्या होनी चाहिए, आपके ट्रिक्स होनी चाहिए माइंड में, 24 आवर होनी चाहिए, ओके। तो दैट्स फॉर टुडे।
In the next video, we will get with new topic.